हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी। कि सरकार, लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सरकार, गवर्नमेंट क्या करती है कि जो हमारे पास एक्सेस डिमांड होती है और जो डेफिसिट डिमांड होती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए वो दो तरीके के स्टेप्स उठाती है। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा होती है मॉनेटरी पॉलिसी। जो पहले के लेक्चर थे जहाँ पर हम लोगों ने मनी और बैंकिंग के बारे में सीखा था, वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। और जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया है, वहाँ पर हम लोगों ने जाना फिस्कल पॉलिसी के बारे में। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट बजट बनता है वो उसी फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट होता है, और उसी फिस्कल पॉलिसी में हम लोग गवर्नमेंट के बजट के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो बच्चों, जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारे पास चैप्टर के अंदर, वो है कंसेप्ट, कि गवर्नमेंट के बजट का कंसेप्ट क्या है। देखो भाई, जो बजट होता है, देखो भी आप सभी को पता है, हाँ, हर फैमिली में क्या होता है कि कुछ इनकम होती है और कुछ खर्चे होते हैं। ठीक है। तो उन सब के लिए डिटेल प्लान किया जाता है कि ये खर्चा है, यहाँ यहाँ इनकम आएगी, यहाँ से यहाँ यहाँ सेविंग की जाएगी, और उन सब चीज़ों के साथ, ठीक है, उन सब चीज़ों को परिवार का कोई बड़ा, भाई माँ बाप, कोई ना कोई हैंडल करता है उन चीज़ों को। ठीक है। ऐसे ही देश के अंदर सरकार के भी कुछ खर्चे होते हैं। सरकार भी इनकम अर्न करती है कहीं से, और कहीं पर वो खर्च भी करती है। तो उन चीज़ों के लिए प्लान भी बनाती है वो, कि आने वाले साल में मैं हमें कहाँ कहाँ खर्चा करना है। ठीक है। भाई जो पुराना साल गया है, हमें यहाँ पर यहाँ यहाँ खर्चा हम लोगों ने किया है। मतलब हम प्लान करते हैं, सेम गवर्नमेंट भी प्लान करती है। ठीक है। कहता है देखो, और जो ये बजट है हमारे पास, ये आता है गवर्नमेंट बजट 1 फरवरी को भाई। ठीक है। 1 फरवरी के दिन को ये गवर्नमेंट बजट आता है हमारे देश के अंदर। और इस बजट को इंट्रोड्यूस कौन करता है? इसको इंट्रोड्यूस करता है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। यहीं पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे वीडियो पॉज करके ज़रूर बताएंगे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है। ठीक है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है। और भाई ये फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेकर आता है। ठीक है। और इसको जो कैबिनेट है, हमारी जो कैबिनेट है, संसद है, वो अप्रूव करती है, पार्लियामेंट अप्रूव करती है। ठीक है। इस बजट के अंदर होता क्या है, मेनली जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है सरकार की, कि सरकार ने पास्ट में कैसी परफॉर्मेंस की है, और जो आने वाला साल होता है, 1 साल होता है, ये बजट पूरे 1 साल का बनता है। ठीक है। एक अकाउंटिंग ईयर का बनता है। उस 1 साल के लिए सरकार की जो पॉलिसीज़ क्या है प्रोग्राम्स को लेके, तो वो सारे के सारे ऑफिशियल चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है। और कहता है कि जो पॉलिसी सरकार बनाती है ना, ठीक है, इनको हम लोग बजट कहते हैं, और इसी को बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, और इसको फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है। मेनली यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है रिवेन्यू एस्पेक्ट होता है, और दूसरा जो हमारे पास होता है भाई, वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट। मतलब जो बजट होता है वो मेनली दो तरीके से बनता है, रेवेन्यू जो इनकम कहलाती है, और जो एक्सपेंडिचर वो जो खर्चे कहलाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है भाई, जो सरकार का, अगर रेवेन्यू साइड से बात की जाए तो क्या होता है, जो बजटरी पॉलिसी होती है ना, रिवील्स एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, वो ये दिखाते हैं कि सरकार को यहाँ यहाँ से इनकम होगी। ठीक है। ये एरियाज़ हैं, यहाँ पर सरकार को इनकम होगी। ठीक है। उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड वो ये शो करता है कि सरकार के यहाँ यहाँ खर्चे हैं भाई। ठीक है। तो कहता है कि इट इज़ मैनेजिंग द बजटरी रेवेन्यू एंड बजटरी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, कि सरकार ग्रोथ और साथ में स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों की परफॉर्मेंस को रेगुलर बना के रखती है। ठीक है भाई। तो ये था इस चीज़ का बेसिक सा कंसेप्ट। आगे हम लोग बात करते हैं कि सरकार जो बजट बनाती है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्यों सरकार को बजट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या मकसद होते हैं। सबसे पहला मकसद होता है जीडीपी ग्रोथ। देखो, जब तक हमें एक एज अ परिवार, एज अ फैमिली, या एज ए गवर्नमेंट, हम लोगों को ये नहीं पता होगा
कि हमारे खर्चे कहाँ पर है, हमारी इनकम कहाँ पर है, तो हम परिवार के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या जो हमारी और चीज़ें हैं, जो हमारी ग्रोथ है, उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। हमें हर एक चीज़ को लेवल पर लेकर चलना पड़ता है, तभी जाके हम ग्रोथ कर पाते हैं। और एक देश भी एक परिवार होता है, ठीक है। उसी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ कैसे होती है ये, ठीक है। यहाँ पर सरकार भी इन्वेस्टमेंट करती है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी वो भी प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करता है, पर सबको मेंटेन रख के चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है बच्चों, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इकोनॉमी में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली एलोकेट करना, ठीक है। भाई आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स की तो डेफिनेशन यही होती है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन करना, ठीक है। तो उसी पॉइंट में कि भाई ये जो बजट बनाया जाता है कि भाई जो हमारा बजट में कई बार ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं कि जो मनरेगा है वहाँ पर इतना पैसा दिया जाएगा इस साल में, ठीक है। जो एजुकेशन सेक्टर है यहाँ पर इतना पैसा दिया जाएगा, जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वहाँ पर इतना पैसा जाएगा, डिफेंस के अंदर नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए इतना, पुलिस के लिए इतना, अलग अलग राज्य को इतना पैसा मिलेगा। तो सारी की सारी जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सब उन्हीं पॉलिसीज़ के अंदर आता है। तो रिसोर्सेज का बंटवारा भी वहीं पर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहता है प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स, कि जितनी भी पब्लिक गुड्स होती हैं, जितनी भी सरकारी चीज़ें होती हैं, उनका बंटवारा, उनके लिए प्रोविज़न करना। अब बहुत सारी जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, भाई मनरेगा है, कोई बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्रोग्राम चल रहा है, जैसे एजुकेशन प्लान है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उन सब के लिए जो रिसोर्सेज हैं, पब्लिक गुड्स हैं, उनका प्रोविज़न यहीं पर किया जाता है, इसी बजट के अंदर किया जाता है। आगे कहता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब जो इनकम और वेल्थ होती है जो लोगों के पास आती है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब सरकार ने टैक्स की फॉर्म में, ठीक है, टैक्स की फॉर्म में इनकम ले ली लोगों से, उनकी इनकम का पार्ट ले लिया, अब उसी को वापस डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। किस फॉर्म में? उनको रोड बना के देंगे, ठीक है, फ्लाईओवर बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से बनती और डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा इनकम का और वेल्थ का, ठीक है। और ये एक सोशल जस्टिस के तौर पर भी है भाई, जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी सरकार का, ठीक है। मेनली इसको इम्प्रूव करने के दो तरीके होते हैं इनकम और वेल्थ को। पहला तरीका कौन सा है? बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडीज टू दी पुअर पीपल। अब सरकार क्या करती है, अमीरों के ऊपर तो टैक्स लगा देती है, ठीक है, तरीका है बच्चे ये, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का, प्रोविज़न करने का तरीका है। गरीबों को सब्सिडी दे देती है, ठीक है। दूसरा, द सप्लाई फूड गेन्स टू बीपीएल। बीपीएल परिवारों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको फूड की सप्लाई करना, ठीक है, उनको उनके लिए प्रोविज़न करना, गैस के लो प्राइस कर देना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट उसी के अंदर आते हैं हमारे पास। आगे कहता है बच्चे फिफ्थ पॉइंट में वो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अब जो अलग अलग रीजन है भाई, सरकार के भी अलग अलग स्टेट्स होते हैं हमारे देश के अंदर, अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पर रीजन है, हिली रीजन भी है, कोई लैंडेड रीजन भी है, तो सब में एक इक्वल ग्रोथ लेके चलना और उनको उन्हीं के हिसाब से बजट का एलोकेशन करना। अब आप सभी को पता है हमारे देश के अंदर जो हमारा नॉर्थ साइड का एरिया है वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड्स, जो हमारे सेवन सिस्टर्स है वहाँ पर, ठीक है, जो वो सारे स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मणिपुर है, वो जितने भी स्टेट्स हैं उनके कंपेयर में बिहार से, यूपी से ज़्यादा हम लोग डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो क्या किया जाता है, बजट में उनको ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू देयर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा करनी है, स्टेबिलिटी लेकर आनी है, वहाँ पर ग्रोथ करनी है, तो उनको ज़्यादा हिस्सा मिलता है चीज़ पे लेके, ठीक है। आगे है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब बजट के अंदर सरकार कोशिश करती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, वो कुछ इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो कि हर पॉलिसीज़ में, अलग अलग प्रोग्राम्स में वो कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, ठीक है, मनरेगा की हेल्प से, पुअर सेक्शंस को अलग अलग जॉब दे के, हर साल नई सरकारी नौकरियां निकाल कर, काफ़ी सारे प्रोविजन है जो सरकार यहाँ पर करती रहती है, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट है यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो आर्थिक स्थिरता है देश के अंदर, उसको बनाए रखने के लिए बजट के अंदर बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी यहाँ पर हमेशा
बनी रहे और उसमें कोई भी चेंज ना आए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब बच्चे किस प्रकार से कि जो फोर्सेस हैं, जो डिमांड, मार्केट के फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई के, उनको हमेशा बना के रखना भाई। ठीक है, तो ये कुछ सारे पॉइंट थे भाई जो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं बच्चे। ठीक है, और आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।